तो एक बहुत बड़ा सवाल, क्या ब्रिक्स देश मिलकर अमेरिकी डॉलर के राज को चुनौती दे सकते हैं? ये कोई मामूली बात नहीं है। चलिए देखते हैं कि उनकी ये जो डिजिटल करेंसी की योजना है, ये ग्लोबल फाइनेंस को आखिर कैसे हिला सकती है। इस पूरे विश्लेषण में हम लोग इसे आसान भाषा में समझेंगे। पहले तो ये ब्रिक्स की डिजिटल करेंसी है क्या चीज़, फिर ये इतनी अहम क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सचमुच अमेरिकी डॉलर के लिए एक असली खतरा बन सकती है। देखिए, इसको समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रिक्स के इस बोल्ड आइडिया से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि भारत के सामने घर में ही क्या-क्या चुनौतियां आईं, और आखिर में इस पूरे ग्लोबल चेस गेम के फायदे और नुकसान का आकलन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर इस पूरी बड़ी योजना के पीछे का असली कारण है क्या। इस डिजिटल मुद्रा की पहल की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, दुनिया की 5 सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आ रही हैं और एक ऐसा इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम बना रही हैं जो अगर कामयाब हो गया तो ग्लोबल फाइनेंस के सारे नियम बदल सकता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवा में बात नहीं है, ये एक ठोस प्रस्ताव है जो टेबल पर है। अब ये सीबीडीसी क्या है, इसको आसान शब्दों में समझें तो ये हमारे बैंक अकाउंट में रखे रुपए का ही डिजिटल वर्जन है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। इसकी गारंटी कोई प्राइवेट बैंक नहीं, बल्कि सीधा देश का सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई देता है। इसलिए ये बिटकॉइन या दूसरी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से जमीन आसमान जितना अलग है। और इस मामले में आरबीआई का स्टैंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उनका कहना है कि प्राइवेट क्रिप्टो में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, धोखाधड़ी और पैसा डूबने का खतरा है, जबकि सरकारी सीबीडीसी यानी सॉवरेन सीबीडीसी स्थिरता और नियंत्रण देती है। और यही जो फर्क है ना, यही आगे चलकर फाइनेंस के भविष्य का रास्ता तय करेगा। लेकिन इससे पहले कि ब्रिक्स का ये प्लान ग्लोबल स्टेज पर कुछ बड़ा कर पाता, भारत को अपने ही देश में एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये कितनी बड़ी विडंबना है, देखिए। भारत की अपनी ही खोज जिसने डिजिटल पेमेंट्स में क्रांति ला दी, यानी कि यूपीआई, वो इतनी ज्यादा सफल हो गई कि उसने अपने ही देश की सीबीडीसी के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। सोचिए ना, जब लोगों के पास पहले से ही एक सुपर फास्ट, मुफ्त और पूरी तरह से भरोसेमंद पेमेंट सिस्टम मौजूद है, तो उन्हें कोई नई चीज इस्तेमाल करने के लिए कैसे मनाया जाए। यही वो मुश्किल सवाल था जिसका जवाब आरबीआई को ढूंढना था। तो क्या इसका मतलब ये प्रोजेक्ट यहीं खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। असल में यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक घरेलू समस्या एक बहुत बड़ी वैश्विक अवसर में बदल जाती है। और तब आरबीआई को ये एहसास हुआ कि शायद सीबीडीसी की असली ताकत भारत के अंदर के लेन देन में है ही नहीं। उसकी असली ताकत है ब्रिक्स देशों को आपस में आर्थिक रूप से जोड़ने में। और ये एहसास सच में एक गेम चेंजर था। लेकिन जैसा कहते हैं, बड़े प्लान के साथ बड़े रिस्क भी आते हैं। तो एक तरफ तो वित्तीय आज़ादी का एक बड़ा वादा है, और दूसरी तरफ एक भू राजनीतिक तूफान का खतरा भी मंडरा रहा है। तो इसके फायदे क्या क्या हैं? देखिए, पहला, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला जैसी अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगी। दूसरा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड एकदम पक्का और पारदर्शी होगा, जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा फायदा, अमेरिकी डॉलर पर जो निर्भरता है उसको कम करना। और अब आते हैं इसके सबसे बड़े खतरे पर। देखिए, जब आप ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी को चुनौती देते हैं, तो आपको एक जोरदार जवाब के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। और ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं है, बल्कि एक सीधा सीधा आर्थिक अल्टीमेटम है। ये सिर्फ राजनीति की बातें नहीं है, इसका सीधा असर हमारी इंडस्ट्रीज और नौकरियों पर पड़ सकता है। अगर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए तो भारत के टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स और केमिकल जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। यही है इसका कॉस्ट बेनिफिट असेसमेंट। क्या ब्रिक्स को अपनी वित्तीय संप्रभुता के लिए एक वैश्विक व्यापार युद्ध का जोखिम उठाना चाहिए? तो ये है पूरा हिसाब किताब। एक तरफ है वित्तीय पारदर्शिता और आज़ादी, दूसरी तरफ है अमेरिका का आर्थिक गुस्सा और उससे होने वाला नुकसान। सवाल ये है कि क्या अपनी अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण पाने के लिए एक बड़े आर्थिक टकराव का दर्द सहने को तैयार हैं? इस सवाल का कोई आसान जवाब बिल्कुल नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि आगे का रास्ता सीधे टकराव का नहीं, बल्कि बहुत ही सधी हुई कूटनीति का होना चाहिए।
ब्रिक्स को पश्चिम के साथ एक बेहद नाजुक संतुलन बनाकर चलना होगा ताकि वित्तीय आज़ादी पाने की ये कोशिश एक वैश्विक आर्थिक संकट न बन जाए। और आखिर में यही सवाल बचता है जिसका जवाब आने वाले कई सालों तक वैश्विक वित्त की दिशा तय करेगा। सवाल ये है कि क्या वित्तीय संप्रभुता के लिए एक वैश्विक व्यापार संघर्ष का जोखिम उठाना आखिरकार फायदेमंद होगा? क्या दुनिया एक नए मल्टीपोलर वित्तीय सिस्टम के लिए तैयार है, या फिर डॉलर का दबदबा आगे भी जारी रहेगा? इसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।